अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम पाकिस्तान को, सारे पाकिस्तान को और प्यारे पाकिस्तान को। वेकअप पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरा नाम यासिर हुसैन है और मेरे साथ मौजूद हैं अम्मारा नदीम। मुझे कहते हैं जी अम्मारा नदीम, और वेकअप पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस प्यारी सी सुबह में हमारे साथ यासिर है मौजूद, और स्टूडियो में कुछ देर बाद और भी गेस्ट होंगे। सबसे पहले यासिर, इस प्रोग्राम के हम हवाले से बताएं तो ये आगे होने क्या वाला है इस प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, हमारा इस तरह का थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है बाकी मॉर्निंग शो से, क्योंकि इसमें हम ज़्यादातर करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, बट थोड़े से अलग अंदाज में। वो अंदाज किस तरह होगा वो यासिर आपको बताएंगे। बहुत खूब। हमारा बिल्कुल हम थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से कोशिश करेंगे इंटरेक्शन करने की, और ये बड़ा ज़रूरी भी है। प्रोग्राम का फॉर्मेट हमने कुछ ऐसा तरतीब दिया है कि आपको सुबह के वक्त सबसे पहले खबरों से बाखबर रखना हमारा सबसे ज़रूरी है। रात भर जो भी हुआ, आई थिंक उसको हम थोड़े लाइट अंदाज में आवाम के सामने पेश करना चाहेंगे, जिससे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, और सुबह आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी तो पूरा दिन आई थिंक आपको चीज़ों से आप बाखबर रहेंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इसके साथ साथ हमारी एक और भी कोशिश है कि हम मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू करें, जिसमें सोशल इशूज़ ख़ास तौर पे जो है हमारी कोशिश होगी कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। प्लस ये कि आने वाले वक्त में अभी बड़ा हैपनिंग वीक आगे आने वाला है। बिल्कुल, और काफ़ी दिन से हैपनिंग चल रही है एक के बाद एक, चाहे वो ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से हो, और अभी करंटली आई थिंक मेन टॉपिक है चाइना का दौरा जो ट्रंप ने किया है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसके बारे में हम बात करेंगे। यासिर, क्या कहेंगे, ये बहुत ही तारीखी दौरा है और ये 9 साल के बाद हो रहा है, और इसमें क्या पेशरफ्त आगे देख रहे हैं आप? हमारा ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, और हम सब एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इस वक्त जो खास तौर पे मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो सेटल डाउन हो जाए किसी तरह से, ताकि ये इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं और ख़ास तौर पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो इशू है उसको किसी तरह से इशू को रिजॉल्व किया जाए। मगर ना ये कि हमारे जैसे मुल्क जो हैं, और ख़ास तौर पे रीजन में और दीगर जो ममालिक हैं जिसमें बांग्लादेश है, इंडिया, श्रीलंका और दीगर ममालिक हैं, वहाँ पर चैलेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो जनाब, हमारी कोशिश होगी इस हवाले से भी गुफ्तगू करें और आपको बताएं भी कि क्या कुछ होने जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और जैसे भी हमारा ने कहा कि रात भर में जितनी भी खबरें हैं उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। इस दौरे के हवाले से ख़ास तौर पे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एंटिसिपेट किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, तो अगर ये मामला रिजॉल्व हो जाता है और अगर इसका लास्ट लेग आज जो होने के लिए जा रहा है हमारा, अगर इसमें कोई डेवलपमेंट सामने आती है तो यकीनन बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। और बिल्कुल यासिर, हुई भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से भी ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान बात की गई है, और बहुत सारे उमूर पर बात की गई है। उसमें से आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ही अभी की सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से बात की है, और चाइना ने, शी जिनपिंग ने ये इजहार किया है कि वो आगे मुस्तकबिल में अमेरिका से ज़्यादा तेल लेने की उम्मीद करते हैं। वाओ, बड़ा ज़बरदस्त ये मेरे ख्याल में फैसला है। अच्छा, हमारा इसमें एक और भी बड़ी दिलचस्प चीज़ है जो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रही है। ये आपने देखा होगा कल से लेकर अब तक फुटेजेस जो कुछ आ रही हैं, उसमें ये जो अभी फुटेज आपके सामने है जिसमें आप देख रहे हैं कि बड़ा वार्म वेलकम जो है वो चाइनीज़ अथॉरिटीज़ की जानिब से किया गया है। उनके वेलकम में एक बहुत ही मज़े की चीज़ मुझे लगी कि जो चाइना का कल्चर है कि इस तरह का कोई दौरे पे आता है तो उनके बच्चे जो हैं वो हॉपिंग करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमारा इसमें आपने नोट की होगी जिसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, वो ये कि जो हैंडशेक था, खास तौर पे जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं वो अपनी जगह पर खड़े रहे, डोनाल्ड ट्रंप जो है एक बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, दुनिया के अंदर, ज़ाहिर है इतने बड़े मुल्क के प्रेसिडेंट हैं। तो खैर जब वो हैंडशेक करने के लिए गए हैं और वो जो हैंडशेक हुआ है वो हिस्टोरिकल मोमेंट तो था, मगर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि शी जिनपिंग जो है बड़ी प्रॉमिसिंग, बड़ी डोमिनेंट पर्सनालिटी है, और उन्होंने जो है वो डोमिनेट किया, विच इज़ क्लियरली शोन, हमें नजर आया। ये वाकई में ये वाज़े हो रही है, और बड़ी गर्म जोशी ट्रंप की जानिब से भी देखी गई है, और ये बड़ी तारीखी सा मोमेंट है, और देखने में तो ये लग रहा है कि ये काफ़ी पॉजिटिव साइड पर जा रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है हमारा, और ये जाना भी चाहिए। देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त अगर ये कोई डेवलपमेंट हो जाती है और ब्रेक थ्रू होता है ख़ासतौर पे ईरान के इशू के हवाले से, तो ये बहुत सारे ममालिक के लिए जो है बहुत बेहतर साबित होगा और होना भी चाहिए। जैसा अभी बात हो रही है, देखें इस जो ये विजिट है प्रेसिडेंट ट्रंप का, इसको अगर आप देखें अपने साथ बहुत बड़े बिजनेस जाइंट्स और कंग्लोमरेट्स को साथ लेकर गए हैं, जिसमें एनवीडिया के भी सीईओ हैं,
इसके अलावा आप एलॉन मस्क भी इसमें साथ हैं और बहुत सारे जो बिजनेस टाइकून्स हैं उनको साथ लेकर गए हैं। मकसद ये है, मैसेज ये है कि जो ट्रेड है, जो इकोनॉमी है, ये हमेशा सर फहरिस्त रहती है बड़े ममालिक के लिए। बिल्कुल, दो सुपर पावर्स आई थिंक दुनिया में एक नुमाया दो सुपर पावर्स हैं और वो उनका मिलना और ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर मशरिक़ वस्ता में इस तरह की कशीदा सूरत हाल है, तो ये बहुत ही कोई कहते हैं बड़ी चीज़, कहते हैं कि बड़ी चीज़ नजर आ रही है। बड़ी चीज़ नजर आ रही है। यू एब्सोल्युटली राइट कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दो बड़ी सुपर पावर्स आपस में मिल रही हैं। एब्सोल्युटली बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है हमारा, ये आप ज़रूर नज़र में रखें कि पूरी दुनिया में जहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बात होती है, डायलॉग होते हैं, वो होते ही अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए होते हैं। और जहाँ पर ऐसे दो ममालिक मिल रहे हों जो दोनों ही पहले से अपने अपने आप में ही एक सुपर पावर हों, और इकोनॉमी के हवाले से अगर बात करें तो दोनों ही सुपर पावर्स हैं। दोनों की सुपर पावर्स इस तरह से हैं कि उनकी हर प्रोडक्ट बनाने के जो तरीके हैं वो दुनिया में नुमाया है और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब उनका मिलना होगा तो काफ़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुतवक्किल हो सकती है। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के हवाले से अमेरिका के अंदर रिसर्च बेस के ऊपर बहुत काम किया जाता है, R&D के ऊपर बहुत काम किया जाता है, नई टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। लेकिन जहाँ बात मैन्युफैक्चरिंग की आती है, जहाँ प्रोडक्शन की बात आती है, वहाँ पे हमेशा चाइना का नाम सामने आता है। और उसकी वजह ये है कि चाइना के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कॉस्ट बड़ी कम है प्रोडक्शन की। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स चाइना से जो है अपनी प्रोडक्ट को तैयार करवाते हैं और फिर पूरी दुनिया में जो है वो भेजी जाती हैं। तो ऑल एंड ऑल अगर ये दो ममालिक, अगर इनके दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग होती है, और लेट्स से अगर जो कोल्ड वॉर का एक बड़े तवील अरसे से जो सिलसिला है अगर ये खत्म होता है, तो फिर आपने जैसे भी कुछ देर पहले कहा कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो और ब्रेक थ्रू तो होने वाला है, आई थिंक मुतवक्किल है ब्रेक थ्रू। आपको क्या लगता है? ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है हमारा कि कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। देखिए, अभी जिस किस्म के बयानात आए हैं ना, हमारा आपने भी खुद सारी चीज़ों को देखा है और न्यूज़ में भी कवर किया है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है कहना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जब स्टेटमेंट को साइमल्टेनियसली देखते हैं, यानी कि अगर आप उनके जो एक्स के ऊपर मैसेजेस हैं अगर आप उनको देखें पिछले मंथ और सो, अगर आप देखें कि क्या कुछ होता रहा, तो हर स्टेटमेंट पिछली स्टेटमेंट से जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। और ये बड़ी जो है वो हैरानकुन चीज़ होती है कि वो आज अगर कोई, जैसे उन्होंने गुज़िश्ता रात को एक स्टेटमेंट दी कि जी हम चाइना के साथ एक बड़ी डील करने के लिए जा रहे हैं, चाइना हमारा बड़ा अच्छा वर्किंग पार्टनर बन सकता है और बनेगा, और फिर उसके बाद वो ईरान के हवाले से या फिर कोई एक नई स्टेटमेंट दे देते हैं जो पिछली स्टेटमेंट से कॉन्ट्रडिक्ट करती है, तो फिर वापस जो है वो सारा सिलसिला वहीं पर आ जाता है। और ट्रंप की एक खास अदा है कि वो अगर कुछ सवालात होते हैं जिनका उनको जवाब देना नहीं होता, तो वो बड़े ही मुनफरिद अंदाज में जो है उस बात को, जिस तरह टेम्पल ऑफ हेवन में जर्नलिस्ट के सवाल पे उन्होंने ताइवान के हवाले से इवन दोस्त से सवाल किया था, बट ट्रंप ने जो है उस बात को जो है डॉज करते हुए चाइना की तारीफें करनी शुरू कर दी। तो ये ट्रंप का अंदाज है। एग्जैक्टली। अच्छा, तारीफ की बात हो तो हमारा तारीफ तो दो ऐसी शख्सियात हैं, आप गैस करें कि कोई भी बात हो उनके बगैर उनकी तारीफ होती है, तारीफ जरूरी होती है। वो कौन लोग हैं बताइए? फील्ड मार्शल एंड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। बिल्कुल, इसके बगैर कोई भी उनकी प्रेस फेवरेट पर्सनालिटीज हैं ये ट्रंप की। ये तो हमने पिछले दिनों में हमने देख लिया है। एग्जैक्टली, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग, हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, प्राउड मोमेंट है हमारे लिए बतौर पाकिस्तानी। हमारे लिए तो एक बहुत अहम चीज़ है कि दुनिया की एक सुपर पावर हमारे मुल्क को इतना सराह रही है, बड़ी बात। अच्छा, हमारा इस मामले के ऊपर बात करते हैं। हमारे जो नुमाइंदे हैं वो चाइना में, एहतिसामुल हक हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनको ज्वाइन कर लेते हैं और ये पता करते हैं कि चाइना में इस जो विजिट है प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसको किस तरह देखा जा रहा है। एहतिसाम, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एहतिसाम, कैन यू हियर मी? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, एहतिसाम को हमारी जो है वो आवाज़ चली गई है। एहतिसाम, वेलकम टू द शो, आपको वेलकम करेंगे। एहतिसाम, ये बताइएगा कि ये जो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का जो विजिट है इसको कैसे देखा जा रहा है, क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हम इसको अगर कैटेगराइज करें, सबसे पहले तो मेरा ये ख्याल, पहले तो हम इसको हुकूमती सतह पर अगर देख लें तो चीन ने जिस अंदाज में जो सोचा था वो ये था कि एक बराबरी की सतह पर बातचीत होगी, जिसकी चीनी वजारत खारजा और चीनी मौक़िफ़ बार बार सामने आता रहा है कि हम
बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं और उसमें इजाफा भी चाहते हैं। राइट। तो एक तो जो चीन की जो हुकूमती सतह से अगर आप बात करें तो वो पर्सपेक्टिव जो है वो हासिल हुआ है जो चीन चाह रहा था। इकोनॉमिक टाइज के हवाले से अगर हम बात करें तो काफी अच्छे मुआहदे, अमेरिका की ये ख्वाहिश थी कि चीन तेल उससे खरीदे, चीन को तेल की जरूरत है, चीन तेल ईरान से खरीदे या सऊदी अरब से खरीदे या अब अमेरिका से खरीदे, उसमें चीन के लिए कोई कबाहत नहीं है। तो अगर ये ऑफर चीन के लिए बेहतर थी तो चीन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। जहां तक चीन के मफादात की बात थी तो चिप्स के मामले पर यकीनन चीन को बहुत से तहफ्फुज़ात हैं। एनवीडिया के जो सीईओ थे वो यहाँ मौजूद थे, तो मुझे लगता है कि कुछ इस हवाले से चीन ने अगर ऑयल के हवाले से अमेरिका की बात मानी है तो फिर चिप्स के हवाले से अमेरिका ने भी चीन की बात मानी है। राइट। अब अगर इसको आप इससे निचली सतह पर देखें, जो जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर, जो तज्जियाकार हैं, उनकी ये सोच है कि हमने कभी अपने आप को सुपर पावर नहीं कहा और ना हम ये कहलवाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप यानी अमेरिका हमसे सिर्फ बराबरी की बुनियाद पर आंखों में आंखें डालकर बात करें और हम इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। ना हमारा इरादा कभी भी तारीख में चीन से बाहर जाने का रहा, ना हम आइंदा ये इरादा रखते हैं। हमने अपने आप को मजबूत करना है। जो उससे निचली सतह है, एक अवामी सतह की हम बात करें, जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा यहाँ पर कंटेंट वायरल है अमेरिकन सदर के आने का, इसके अलावा जो आम गुफ्तगू है वो ये है कि चीन अपने मफादात का ख्याल रखते हुए ये तमाम जितना भी प्रोसीजर है इसको देख रहा है, लेकिन चीनी कौम बेवकूफ नहीं है, ये आम लोगों की राय है। वो ये कह रहे हैं कि जिस वक्त अमेरिका की पोजीशन मुख्तलिफ होगी वो हमसे मुख्तलिफ टोन में बात कर सकता है, लेकिन इस वक्त जैसा है हम उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। और अच्छा एहतसाम, ये बड़ा ही तारीखी दौरा है और 9 साल के बाद इस तरह का दौरा और इस तरह की सिचुएशन पे जहाँ पर मशरिक़ वस्ता की एक जानिब सूरत हाल कशीदा है, उसके बाद ये दौरा होना, इसको किस तरह से देखेंगे? देखें, अब तो तकरीबन सारी ही रिपोर्ट्स और बल्कि अभी मैं कुछ देर पहले ही देख रहा था अमेरिका में भी एक न्यूज़ एजेंसी ने ये रिपोर्ट दी है कि ईरान जंग के मामले पर चीन ने अपनी बढ़तरी हर लिहाज से साबित की है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली की बात हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात हो, चाहे वो अपना इमेज बिल्डिंग की बात हो दुनिया भर में, तो चीन ने उसमें काफी कुछ गेन किया है। जाने से पहले ट्रंप ने बहुत कुछ कहा, लेकिन बहुत सारे जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी हैं वो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में कुछ था नहीं जब वो यहाँ आ रहे थे। उन्होंने आते हुए ये तो कहा कि वो चीन को नहीं कहेंगे कि वो हमारी मदद करे, लेकिन फिर उसका जिक्र यहाँ होना और फिर उनका रीसेंट इंटरव्यू जो उन्होंने कल रात दिया अमेरिकन मीडिया को, उसमें उनका ये कहना कि चीन भी ये चाहता है कि आप नायब हुर्मुज़ खुली रहे, तो इट मीन्स कि चीन की वो वैल्यू तो है जिसको आप बबांगे तौल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मान नहीं रहे, लेकिन बैक एंड पर ये सब कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट है। और चीन का जो मौक़िफ़ है नायब हुर्मुज़ के हवाले से वो बिल्कुल क्लियर है। चीन चाहता है कि वो खुला रहे, चीन ये चाहता है कि उस पर किसी भी किस्म की टोल या इस तरह की दीगर बातें ना हो, लेकिन चीन ये भी कहता है साथ कि ईरान का जो हक है वो उसे दिया जाए और ईरान पर जो जारियत हुई है ये दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए और हम इसमें ईरान के साथ हैं। तो बड़ा क्लियर एक वाज़े मौक़िफ़ है। जो चीन का मुझे लगता है कि एक बुनियादी नुक्ता था, चीन उसमें इस हद तक तो कामयाब रहा है कि अमरीकी वफूद, अमरीकी सदर की जानिब से उस पर मुकम्मल खामोशी रही, और वो इशू है ताइवान का इशू, जो चीन की रेड लाइन है, जिसको चीन बार बार कहता आया है कि ये हमारी रेड लाइन है, इस पर कोई बात नहीं हो सकती। तो ट्रंप साहब की खामोशी, उनका जवाब न देना, उनकी उस वक्त की बॉडी लैंग्वेज ये जाहिर करती है कि इस मामले पर अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर आपने हिमायत में नहीं कहना तो आपने कुछ मुखालिफत में भी नहीं कहना सकते। और मुझे ये लगता है कि इन दी एंड आज के बाद से चीजें खुलना शुरू होंगी, क्योंकि आपको अगर मैं याद दिलाऊं 2017 का जो ट्रंप साहब का दौरा था, जो कि उस वक्त के सदर के बाद अब किसी अमरीकी सदर का दोबारा दौरा है, तो लगातार दूसरा दौरा भी है और यही ट्रंप साहब थे जी। अमेरिकन मीडिया और चीनी मीडिया, अब ये बात चीनी मीडिया में तो बहुत ज्यादा हुई है उनके आने से कबल के, जब वो 2017 में भी आए थे तो बड़ा अच्छा उनको वेलकम दिया गया था, बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, बहुत अच्छी बातचीत रही, बहुत अच्छे विजिट्स रहे। तमाम चीजों के बाद जब वो वापस गए तो उन्होंने वो चीजों उस तरह से नहीं लेकर चले जो यहाँ बात हुई थी। तो ये अब मुझे लगता है कि आज के बाद से ये चीजें, क्योंकि ट्रंप साहब का ये मामूल है कि जब वो सऊदीया आए मुआहदे करके गए वो बड़ा अच्छा था, लेकिन जब वो वहां गए बड़े अच्छी बातें की वहां पे ताल्लुकात को,
तो मुझे लगता है कि ये चीजें मैटर करेंगी कि जाने के बाद उनका मौक़िफ़ क्या होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एहतसाम, एक चीज़ और लास्टली मैं जानना चाहूँगा, अभी हम कुछ बात कर रहे थे कुछ देर पहले, आपने उसकी अभी निशानदेही की कि उनके पिछले स्टेटमेंट्स को अगर देखें साइमल्टेनियसली तो सारी स्टेटमेंट एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। ये बात तो हमें समझ में आ गई। चाइना का एक बहुत बड़ा स्टेक भी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर, और अगर ये मामला सेटल नहीं होगा तो चाइनीज ट्रेड को इससे बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। क्या इन अ लॉन्गर रन कोई इसके हवाले से डेवलपमेंट सामने आ सकती है? एजेंडे के अंदर अभी तक क्लियरली इस चीज़ के ऊपर शायद बात नहीं हो सकी है, या कोई क्लियर मैसेज नहीं किया गया। इंटेंशंस तो बड़ी क्लियर हैं कि मामले को सेटल करवाया जा सकता है, बट स्टिल पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि ईरान के हवाले से क्या मौका दिया जाता है, क्या कोई फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आई है सो फार अभी तक जो स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं, खास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से? जी देखिए, जो खबरें हैं वो तो मुझे और आपको, हम सबको पता है किसने क्या कहा है। जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मुझे अभी तक लग रहा है कि तकरीबन तमाम मामला तय हैं। एक मामला या दो मामला या तीन, आप अब अगर उसको कैटेगराइज कर लें। नंबर 1 वो ये है कि आपने अफजूदगी कितनी करनी है, यूरेनियम की करनी है या नहीं करनी, उसका टाइम पीरियड क्या है, इस पर बात होगी, जो कि मेन पॉइंट है। दूसरा, ईरान का जो बिल्कुल ओपन पॉइंट है, स्टांस है, वो ये है कि जो पैसा आपने हमारा फ्रीज किया हुआ है आपने वो वापस करना है। और तीसरी ईरान की ये डिमांड है कि आपने हम पर दोबारा से इस तरह से कोई हमला नहीं करना, ना आपने करना है ना आपके अलाय ने करना है। तो अब पहली चीज जिसकी मैंने आपसे बात की है वो तो अफजूदगी का मामला है। उसमें 2 गारंटियर्स या 1 से 2 गारंटियर्स चाहिए, जिसमें चीन भी शामिल हो सकता है, जिसमें रशिया शामिल हो सकता है, क्योंकि ईरान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी अफजूदगी का मामला, यूरेनियम का या उसकी तल्फीक का या उसको जाया करने का, वो अमेरिका में हो, क्योंकि उसकी ये शिकस्त होगी। तो इसके लिए एक पार्टनर बीच में कोई ऐसा चाहिए, गारंटी है। जो दूसरा पॉइंट है वो पैसों के हवाले से है। उसकी सारी जिम्मेदारी अमरीकी इंतजामिया पर है, और जब वो अपनी जीत का, जो बज़ाहिर एक जीत होगी, उसका ऐलान करेंगे तो जाहिर है कि उनको ये सब कुछ करना पड़ेगा। और जो तीसरा पॉइंट है कि गारंटियर कौन होगा कि दोबारा ये हमले ना हो, मेरा ख्याल है उसमें ये सारा इबाम मौजूद है। क्योंकि चीन अगर गारंटी लेता है अमेरिका की, तो इसराइल की गारंटी कौन लेगा? क्या अमेरिका इसराइल की गारंटी पोजीशन में है या नहीं? ये कुछ ट्रिकी पोजीशंस हैं जिन पर बात होना है। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि 1 से 2 वीक के अंदर अंदर ये तमाम चीजें अब हल हो जानी है। जिस हिसाब से बॉडी लैंग्वेज नजर आई है सदर ट्रंप की यहाँ पर, और जिस हिसाब से बयानात सामने आए हैं, उन्होंने बार ये कहा कि हमने साथ मिलकर चलना है। तो अगर साथ मिलकर चलना है और ट्रेड करनी है, अमेरिका ने तेल बेचना है, बोइंग के ऑर्डर्स हो चुके हैं, चाइना ने वो खरीदने हैं, तो उसके लिए चीन की ये बात मानना होगी और मानना पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एहतसाम, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। हमारा अभी एहतसाम ने बिल्कुल उन चीज़ों की निशानदेही की, और यही हम कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे एग्जैक्टली कि ये मामला जो है जितनी जल्दी सेटल हो जाएगा ये उतना सब। उन्होंने भी कहा है कि ये 1 से 2 हफ्ते में ये रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा जी, उसी की तरफ आ रहे हैं हम। जरा अब कुछ लोकल स्टोरी के हवाले से बात हो जाएंगे। अभी एक तो स्टोरी सरफेस हुई है और पाकिस्तान में अभी जो टॉप ट्रेंडिंग स्टोरी है वो तो कोकीन कोइन पिंकी के हवाले से है, और उसमें पेशरफ भी हो रही है। और कल रात की मैं खबरें पढ़ रही थी तो उन्होंने काफ़ी सारे आई थिंक सेलिब्रिटीज़ के नाम भी लिए हैं, और हुक्मरानों में से भी चंद एक के नाम, Which is not surprising by the way, सबके इल्म में है क्या कुछ हो रहा है, और बड़ी अफसोसनाक बात है। सबसे पहले तो ये चीज़, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जिस तरह से ड्रग्स पेनिट्रेट कर गए हैं और अथॉरिटीज़ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है किसी भी सोसाइटी के लिए कि यहाँ से आपकी जो सोसाइटी डिप्राइव होना शुरू हो जाती है। कैन यू इमेजिन यासिर, मंथली उनकी 2 करोड़ की ड्रग वो सप्लाई करती हैं। अमाउंट आपने देखिए 15,000 पर ग्राम। इट्स 200 मिलियन। ये एटीट्यूड आप देखिए, ये इट्स अ ह्यूज अमाउंट, और इतनी उनकी आई थिंक सेल कितनी है। और इवन दो वो सिर्फ सप्लायर भी नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग भी है मैडम पिंकी। ये बड़ी अजीब बात है कि ये सब कुछ इंग्रेडिएंट्स भी बताए गए हैं। बिल्कुल ये वो ऐड करती हैं। फॉर्मूला जो है वो ये किसी हॉलीवुड की जो सीरीज है उसकी तरह की ये कोई स्टोरी लगती है, जिसके अंदर जो है वो ड्रग्स बनाए भी जा रहे हैं, सेल भी किए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज नेटवर्क भी है। सारी अथॉरिटीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये हो क्या रहा है। और ख़ास तौर पे जब ये मामला सरफेस हुआ है
थैंक्स टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया कि जब ये चीज़ सरफेस हुई है, और ख़ासतौर पे ये जो कोर्ट के अंदर पेशी वाला जो मामला था, जब उनकी अपीयरेंस हुई है मोहतरमा की, तो ये सबके लिए बड़ा तो जो वीडियो आई है ना यासिर, वो एक बड़ा उसने जो है ना सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा कर दिया था कि पिंकी मैडम का गिरफ्तारी हो रही है और कोई एसओपीज के एसओपीज नहीं है। और आप फुटेज में देखें नाज़रीन कि एटीट्यूड जो बता रहे हैं कि इनको कोई डर ही नहीं है, कोई खौफ ही नहीं है मैडम को। वो तो लग रहा है सिर्फ दुनिया उन्हीं के लिए है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जो हैं जी शाइस्ता जैदी हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा इस मामले पर बात करते हैं। शाइस्ता, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शाइस्ता, ये मामला कहाँ तक पहुँचा? ये रोज़ाना एक नई स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, और इससे पहले भी बहुत सारे अभी केसेस रिसेंट पास्ट में हमने देखे हैं। अरमगान का केस देखा और इस तरह के केसेस देखे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इनका अभी तक कुछ नहीं हो सका है। आपके पास क्या खबरें हैं, ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, अगर पिंकी की बात की जाए तो आजकल पिंकी का मामला जो है वो काफ़ी जो है शोहरत किया कर चुका है, और इसके अलावा जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो भी सामने आ चुकी है। पिंकी के हवाले से अगर पिंकी की बात की जाए तो पिंकी का ये कहना है, उसमें जो तहकीकाती रिपोर्ट में जो पिंकी ने बयान दिया है, उसका कहना है कि उसको इस काम में मुलविस करने वाला जो है उसका शौहर है। पिंकी ने जो है वो इब्तदाई तालीम तो कराची से हासिल की थी, लेकिन वो फिल्मों और ड्रामों में काम करने की शौकीन थी, मॉडलिंग की शौकीन, लाहौर शिफ्ट हो गई थी। तो लाहौर शिफ्ट होने के बाद उसने जो है वहाँ पे डायरेक्टर से मुलाकातें करना शुरू की, उनके ऑफिस में जाना शुरू किया। तो वहीं पे इसकी जो मुलाकात है इसके साबका शौहर जो पुलिस अफसर थे उनसे हुई। उसके बाद जो है उनके साथ उनकी शादी हो गई। शादी के बाद उनके जो शौहर थे, साबका शौहर DSP पुलिस से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने पिंकी को जो है मनशियात के गिरोह में शामिल किया, क्योंकि पिंकी का शौहर जो है वो मनशियात का काम करता था, और उसने पिंकी को जो है इस लाइन पर वो लेकर आया। पिंकी का ये भी कहना है कि वो जब लाहौर में गई तो उसकी मुलाकात जो है वो एक खातून से हुई, जिससे उसकी दोस्ती होगी, बाद में उसी के साथ रहने लगी। अनमोल पिंकी ने ये भी बताया है कि ग्रुप मेंबर खातून ने जो एक सिया फार्म अफ्रीकी बाशिंदे की शादी कर रखी थी, और ग्रुप मेंबर खातून का सिया फार्म अफ्रीकी शौहर को फिर पाकिस्तान स्मगल करता था, और 2024 में CIA लाहौर ने उसे गिरफ्तार भी किया। साबित शौहर के लिए काम के दौरान जो है मनशियात जो है वो ब्रीफ केस में रखकर कराची लेकर आती थी, एक शख्स को पहुंचाती थी, और साबित शौहर का जो नेटवर्क है वो रावलपिंडी, लाहौर और कराची तक फैला हुआ था। इसने जो है मजीद ये भी इंतशाफ किया है, ये भी तहकीक में बताया है कि उसके शौहर ने उसको कराची का इंचार्ज बनाया हुआ था, और इसी के मुताबिक है शौहर से अलग के बाद अच्छा जी शाइस्ता, आपने देखा कि इस तरह के जो भी वारदातें या फिर इस तरह के जो क्राइम होते हैं उसमें हमेशा ट्रांजैक्शन जो है ना यासिर वो कैश में होती है, ताकि FBI की नज़र में ना आए। लेकिन ये तो खुलेआम इनके अकाउंट में इनके मुंशी भी का रिवील हो गए, और ये अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रही है, और बड़ा ही अनोखा इनका अंदाज था कि राइडर से ये कोऑर्डिनेट करती थी, बट राइडर जो है वो जिनके पास कोकेन या फिर जो भी ड्रग्स हैं वो जा रहे होते थे, उनके साथ कनेक्शन नहीं होता था। ये पिंकी मैडम ही उनको गाइड करती थी कि फलानी जगह पर आप ले जाओ, और वो एक उनका खास था कि वो दूध और ब्रेड के साथ पैकेट में, और इनका एक लेबल भी होता था, पिंकी डॉन नाम ही काफी है, इस तरह का कुछ लिखा हुआ था। तो ये जो मैंने FBR वाली बात करी, इस पर शायद कुछ कहिएगा। असल में मैं आपको बताऊं कि बड़ा ही मुनज़्ज़म तरीके से जो है ये इस काम को चला रही थी, और ये कभी भी व्हाट्सएप पे या नंबर पर रब्ता नहीं करते थे, बल्कि ऑनलाइन ऐप के लोग इस्तेमाल करते थे ताकि पकड़ नहीं आए। अच्छा, जो राइडर एक मरतबा मनशियात लेकर जाता था, दोबारा जो है उसको वहाँ जाता था। मतलब ये इतना मुनज़्ज़म तरीके से नेटवर्क चला रही थी, किसी को पकड़ में नहीं आ रहे थे, जबकि कई सालों से नेटवर्क वो चलाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है शाइस्ता, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें सुबह के वक्त जो है वो ज्वाइन किया। वेल ये बड़ी कमाल की चीज़ है, तो किसी हॉलीवुड की मैन्युफैक्चरिंग से एक तो एक बिजनेस की तरफ जो है बनाया, और आपने देखा कि एक बैलेंस नहीं है। अभी हमने अच्छा एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी, कुछ दिनों पहले शीमा किरमानी को अरेस्ट किया गया था, आपने वो देखा फुटेज में, एक 70 आई थिंक उनकी एज आई थिंक होगी 79, और उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, इवन तो उनके चार्जेस आई थिंक उतने वो नहीं थे, उनको किस तरह से
हमने देखा कि खींच के लेके जा रहे थे और बुरी तरह हैरेस किया गया, और दूसरी जानिब पिंकी मैडम को तो प्रोटोकॉल दिए जा रहे थे, बिल्कुल जी, ये तो एक कंपैरिजन है, पानी दिया जा रहा था और उनका एटीट्यूड भी काफी था कि दुनिया उनकी ही है। तो यासिर क्या कहेंगे सवाल? बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की, कंपैरिजन तो बनता है और ये सवाल जरूर किया जाएगा। बहरहाल हमारा ब्रेक की तरफ जाना है, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद आज क्योंकि फ्राइडे है, फ्राइडे के हवाले से हमारी हमेशा से कोशिश होगी कि आज का दिन क्योंकि बड़ा अहम है, इसके हवाले से हम गुफ्तगू करें। तो एक पहले छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे मेहमान स्टूडियोज में हमें ज्वाइन करेंगे और फिर इंशाल्लाह डिस्कशन हमारी जारी रहेगी। आप देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान। ऑलराइट जी, वेक अप वंस अगेन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले खबरों के हवाले से बात हो रही थी हमारा, और आज का दिन जुमे का दिन है, और जुमे का दिन जो है उसको सैयदुल अय्याम कहा जाता है, विच मीन्स कि ये दिनों का बादशाह सरदार है, इसलिए इसकी फजीलत ज्यादा है। बिल्कुल, जुम्मे की फजीलत है और जुम्मे को यासिर एक अलग सी रौनक होती है। बचपन से मुझे कुछ याद है कि हमारी रिचुअल्स होती थी कि हम सुबह उठते थे, अम्मी हम सबको शावर एक के बाद एक कहती थी जल्दी जल्दी करो, और नमाज का वक्त निकलता था, बाबा जा रहे होते थे नमाज के लिए, और फिर वो एक लंच जो जुम्मे का है ना वो भी बड़ा स्पेशल बनाया जाता था। और अभी ये रिवायत जो है काफ़ी जगहों पर, हमारे घरों में भी अभी भी इसको मनाया जाता है और बड़ा एक खूबसूरत सा अच्छा फील होता है जुम्मे को। बिल्कुल आपने सही कहा कि और ये एक हमारी ट्रेडिशन थी, और उस ज़माने में, उस ज़माने से बात करूंगा तो लोग सोचेंगे पता नहीं कितना पुराना आदमी है, लेकिन उस ज़माने में ये कि एक हॉलीडे हुआ करती थी, और बड़े भरपूर तरीके से फ्राइडे को मनाया जाता था। अच्छा, हमारा इसके साथ साथ अब आने वाला जो मंथ है वो बड़ा सेक्रेड भी है, और जिल हज का आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये जो दिन है ये बड़े ख़ास हैं इबादत के हवाले से। तो आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जनाब मुफ्ती मुश्ताक नूरानी शेख हदीस, एक मशहूर मारूफ मजहबी स्कॉलर, हमारे बहुत ही मोहतरम, बहुत ही ख़ास। आज इस पहले प्रोग्राम में आज उनको हमने यहाँ पे मदऊ किया, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मुफ्ती साहब को वेलकम करूँगा, खुश आमदीद। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तो जनाब अभी कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी मुफ्ती साहब कि एक तो जुमे का रोज़ और उसके साथ साथ आने वाले जो अय्याम हैं, जो 10 दिन हैं, बहुत ही अहम है। पहला अशरा ज़ुल्हज्जा का, इसके हवाले से चाहूँगा ज़रा हमारे देखने वालों को और हमारे लिए ज़रा बताइए कि इसकी अहमियत है क्या, इसके ऊपर चाहूँगा गुफ्तगू की जाए। जी बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, वल फ़ज्रि वलयालिन अश्रि वश्शफ़इ वल वत्र। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ुल्हिज्जा के 10 दिनों की फजीलत कुरान मजीद बुरहान रशीद में नाजिल फरमाई है। सूरत फ़ज्र की पहली आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने कसम उठाकर कसमिया तौर पर फरमाया वल फ़ज्रि वलयालिन अश्र। अरबी में अश्र 10 को कहते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है मुझे इन 10 दिनों की और 10 रातों की कसम है। सुभान अल्लाह। अब अंदाज़ा ये लगाएं इस आयत मुबारका से, ये कोई अय्याम कोई आम अय्याम नहीं है जिन अय्याम की कसम अल्लाह तबारक व तआला उठा रहा है। और इन अय्याम के अंदर हमें क्या करना है? हमें कसरत से इबादत करनी है और हाजियों के साथ मुशाबहत इख्तियार करनी है। बेशक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जैसे ही ज़ुल्हिज्जा का माह मुबारक जलवागर हो जाए आपने क्या करना है? आपने नाखून नहीं काटने, बिल्कुल ठीक है, बाल नहीं तराशने, बाल नहीं बनवाने। अब ये इन चीज़ों पर जब हम अमल करेंगे तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हज करने वाले के बराबर तुम्हें रब की ज़ात अजर अता फरमाएगी, क्योंकि हम मुशाबहत इख्तियार कर रहे हैं। हुज्जाज इकराम ये काम नहीं करते तो हमें भी ये काम नहीं करने चाहिए। और ये माह मुबारक बड़ा अज़मत वाला माह मुबारक है। इस माह मुबारक के अंदर 5 दिनों में हज के अरकान अदा किए जाते हैं। ठीक है। यौम अरफा से लेकर 13 ज़ुल्हिज्जा तक, यौम अरफा कहते हैं 9 ज़ुल्हिज्जा को, बिल्कुल ठीक है, 9 से लेकर 13 तक हज के अरकान अदा किए जाते हैं। अच्छा, हज की फ़र्जियत भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में पारा नंबर 4 में पहले रुकू के अंदर इरशाद फरमाया
वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। फरमाया लोगों के ऊपर हज फ़र्ज़ है। जी। किसने फ़र्ज़ किया है? अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ किया है। और हज उन लोगों पर फ़र्ज़ है जो जिस्मानी ताकत भी रखते हैं, माली ताकत भी रखते हैं। सुभान अल्लाह, दोनों शर्त, दोनों चीज़ें शर्त। बिल्कुल ठीक है। अगर माली ताकत नहीं है हज फ़र्ज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जिस्मानी ताकत नहीं है तो हज तो फ़र्ज़ है, लेकिन किसी को हज के लिए भेजा जाएगा जिसको हम बदल कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, हज बदल। लेकिन जी हज माफ़ नहीं है। ठीक। हुज्जाज इकराम जो हज करते हैं इसकी बड़ी फजीलत है। सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, हुज़ूर नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए हज करता है उसको सबसे पहला इनाम ये मिलता है, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। का यौमे वलदतहु उम्मु के लफ्ज़ हैं। जिस तरह बच्चा शिकम मादर से आता है गुनाहों से पाक है वो, फरमाया जो हज कर लेता है वो गुनाहों से पाक, साफ और शिफाफ हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ 3 बातें इरशाद फरमाई हैं। एक तो हज करने वाले के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। दूसरा वो शख्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान पर लब्बैक कहा, जिसने आका अलैहिस्सलाम के कहने पर हिजरत की। हिजरत क्या है? मक्का मुकर्रमा को छोड़कर मदीना मुनव्वरा की तरफ आ जाना, ये हिजरत है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो हिजरत करता है अल्लाह ताला उसके भी साबिक़ा गुनाहों को मिटा देता है। और तीसरी चीज़ इस हदीस मुबारक में ये है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पहले कुफ्र में था बंदा, कुफ्र को जैसे ही छोड़कर इस्लाम में दाखिल होता है तो इस्लाम में दाखिल होने की बरकत से अल्लाह ताला उसके साबिक़ा सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। यहाँ एक चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा, अब किसी को पता नहीं है, लाखों लोग हज करते हैं, किसी के पास कोई तस्दीक नामा नहीं है कि मेरा हज कबूल हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन हदीस मुबारक के अंदर हमें इस बात की निशानदही की गई है। आका अलैहिस्सलाम ने बताया हज किसका कबूल होता है, इसको कहते हैं हज मबरूर। मबरूर का माना होता है मकबूल। बिल्कुल ठीक है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बंदा हज करने से पहले गुनाहगार था, बिल्कुल ठीक है, बेनमाजी था, बदजुबान था। जैसे ही हज का फरीजा उसने अदा कर लिया, हज अदा करने के बाद तब्दीली आ गई। सुभान अल्लाह। बेनमाजी था, नमाजी बन गया। जी, अखलाक हसना का पैकर नहीं था, अखलाक हसना का पैकर बन गया। जुबान दराजी करने वाला था, अब शाइस्तगी से, नरमी से, तहम्मुल से बात करता है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह हज की कबूलियत है कि अल्लाह ताला ने इस बंदे के हज को कबूल फरमा लिया है, इसलिए इसमें तब्दीली आ गई है। बिल्कुल ठीक है, जाहिर में भी तब्दीली आ गई और बातिन में भी तब्दीली आ गई, वाक़तन शर्त जो है वो बयान की गई। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई। मैं रोज़े के हवाले से जानना चाहूँगी, जो ज़िलहज में रोज़ा रखा जाता है, हज के दिन का रोज़ा रखा जाता है, उसकी कितनी फजीलत है? जी जी बिल्कुल, बहुत प्यारा सवाल है आपका। याद रखें ये जो रोज़ा है इसकी भी फ़र्जियत अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई है, पारा नंबर 2 में। लेकिन वहाँ फ़र्क क्या है, वहाँ रमज़ान के रोज़ों की फ़र्जियत का जिक्र है। और जो नफली रोज़े हैं आका अलैहिस्सलाम ने उसके बारे में फ़रमाया, ये भी सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, मन स्वाम रमज़ान ईमाना व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। इस हदीस मुबारक में भी रमज़ान का लफ्ज़ आया, लेकिन शारिहीन इससे मुराद नफली रोज़े भी लेते हैं। यौम अरफा 9 ज़ुल्हिज्जा का रोज़ा ये बड़ी फजीलत का पहलू रखता है, फजीलत की अहमियत रखता है। ये भी बुखारी शरीफ के अंदर बाकायदा यौम अरफा का बाब कायम किया मुहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, कि जो शख्स 9 ज़ुल्हिज्जा का रोज़ा रखता है यानी यौम अरफा का, रब तबारक व तआला उसके 10 साल के सगीरा गुनाहों को मिटा देता है। और रोज़ा क्या चीज़ है जी, देखें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात खाने से पीने से पाक है। बेशक जी, ये अल्लाह ताला का वस्फ है, औसाफ जिसको हम कहते हैं ना जी। जब बंदा खाए पिए बगैर वक़्त गुजारता है ना, अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त के साथ वो मुश्तमिल होता है।
रब तबारक व तआला की सिफत के अंदर जो रहमत है, बरकत है, नूर है, करम है, वो बंदे को मिलता है। जब वो चीज़ें मिलती हैं तो फिर नरमी पैदा होती है, एहसास पैदा होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एहसास पैदा करने के लिए हमें हुक्म दिया है कि तुम नफली और रोज़े रखो। जब तुम रोज़े रखोगे अल्लाह रब तबारक व तआला की ज़ात के साथ तुम्हारा राब्ता मजबूत होगा। सुभान अल्लाह। तो रूहानियत अगर आपने हासिल करनी है तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। अब इससे जुड़ा एक और मामला है, अब इसके ऊपर बड़े सवालात होते हैं, वो है कुर्बानी का मामला और मसला। अब सवालात इतने सारे हैं कि अगर फर्दन सवाल करूंगा तो वक्त गुजर जाएगा। पहले तो एक बहस जो चल निकली है फी ज़माना कि आया ये फ़राइज़ में शुमार होती है, वाजिबात में शुमार की जाती है, मुस्तहब अमल है, इसको क्या मुकाम हासिल है, इसकी निशानदही कर दीजिए, फिर मैं करने वाले के ऊपर जो लवाज़िमात हैं इसकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। ये ज़रा ये कुरान मजीद बुरहान रशीद में एक मुख्तसर सी सूरत है। मैं यहाँ एक खूबसूरत बात आपके सामने रखूँगा। कुरान पाक की हर आयत के अंदर अल्लाह ताला ने 3 मोजज़ात रखे हैं। वो 3 मोजज़ात क्या हैं? कुरान पाक की आयत कभी कम नहीं हो सकती। बेशक कुरान मजीद बुरहान रशीद की किसी आयत में इजाफा नहीं हो सकता। कुरान मजीद बुरहान रशीद की कोई आयत कभी क़यामत तक गलत साबित नहीं हो सकती। तो जब हर आयत के अंदर मोजज़ा है तो जिस महबूब पे ये कुरान उतरा है तो वो महबूब तो सरापा मोजज़ा ही है ना। अल्लाह ताला ने मुख्तसर सी सूरत उतारी, सूरत कौसर नाम है। इन्ना आतईना कल कौसर, इसकी आयत नंबर 2 है, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़िए। यहाँ नमाज से मुराद ईद की नमाज है जी। वन्हर और कुर्बानी कीजिए। कुरान पाक का ये लफ्ज़ हमें बता रहा है कि कुर्बानी फ़र्ज़ है। कुर्बानी क्या है? साहिबे इस्तिताअत शख्स पर कुर्बानी फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ होने के बावजूद जो कुर्बानी ना करे, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। और इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर मुबारक है, मदनी जो दौर है, आका अलैहिस्सलाम जो मदीना मुनव्वरा में रहे, मैं बल्कि आपको पूरा खुलासा दे देता हूँ। 40 साल की उम्र में आपने नबूवत का ऐलान किया। 13 साल आप मक्का में जलवा अफरोज़ रहे और 10 साल आप मदीना मुनव्वरा में जलवा गर रहे। 63 साल बनते हैं। ये आका अलैहिस्सलाम की सीरत का खुलासा है। 10 साल तक मदीना मुनव्वरा में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी कुर्बानी को तर्क नहीं किया। और जब आपने आखिरी हज अदा फरमाया, वही पहला भी है वही आखिरी भी है। हज आका अलैहिस्सलाम ने एक ही अदा फरमाया है, जिसको हम क्या कहते हैं? हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबानी हज विदा कहते हैं। आका अलैहिस्सलाम उसके बाद इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पे पर्दा फरमा गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हज फरमाया तो आपने 100 जानवर ज़बह किए। इसी आयत की तफसीर में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि 100 जानवर, 100 ऊँट मदीना मुनव्वरा से सहाबा लेकर आए थे। 63 ऊँट आका अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से नहर फरमाए। बाकी जो 37 ऊँट हैं वो मौला अली ने नहर फरमाए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी जो आपका हज था उसमें बता दिया 100 जानवर ज़बह करके कि कुर्बानी की कितनी अहमियत है। और इसकी एक बहुत बड़ी फजीलत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा के लिए करता है, बल्कि कुरान से हम बात करते हैं, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आका अलैहिस्सलाम का अमल है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया, कुल ऐलान फरमा दीजिए, इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाजें, व नुसुकी और मेरी कुर्बानियाँ, व महयाया मेरा जिंदा रहना, व ममाती और मेरा दुनिया से चला जाना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए था।
तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए कुर्बानी की जाती है, और ये दिखलावे के लिए नहीं की जाती कि मैंने 10 लाख का जानवर, मैंने 20 लाख का जानवर ज़बह किया। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्बानी के जानवर का पहला खून का कतरा जब ज़मीन पर गिरता है, साहिब कुर्बान की रब तबारक व तआला बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देता है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि अपने हमारे अल्लाह तक तो कुछ भी नहीं पहुंचा, ना गोश्त पहुंचा, ना खाल पहुंच रही है, पहुंचती है कुरान पाक की आयत है, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, ये गुफ्तगू बड़ी ज़रूरी है, बड़ी अहम भी है, और मुफ्ती साहब क्योंकि यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, दिल तो करता है इनको सुनते जाएं, इतनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और सवालात भी बहुत सारे हैं हमारा, लेकिन क्या करें कि ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक यहाँ पर हमें लेनी है और ब्रेक के बाद फिर सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब मुफ्ती मुश्ताक नूरानी साहब का कि यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए और हमारी भी रहनुमाई की, और देखने वालों के भी यकीनन बहुत सारे सवालों के जवाब भी उनको ज़रूर मिल गए होंगे। सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, वेक अप पाकिस्तान की खूबसूरत सुबह में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम कुछ बात कर रहे थे, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने यासिर काफ़ी हमारी इस्लाह की है और देखने वालों की भी, और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही, और आगे भी आने वाले प्रोग्राम्स में ना हम ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। अभी कुछ हम बात करते हैं गर्मी के हवाले से। यासिर, आज जब मैं ऑफिस आ रही थी, सुबह का वक्त था, इवन दो फिर भी सूरज इतना It was really harsh. ना उसकी वो आपके ऊपर जो है वो पड़ रही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बड़ा चैलेंजिंग है, बिल्कुल चैलेंजिंग है, और गर्मी काफ़ी हद तक मई के स्टार्ट से आई थिंक बहुत शदीद गर्मी कराची में पड़ रही है। तो किस तरह से इस गर्मी में अपना ख्याल रखा जाए, इस हवाले से हम अब इस सेगमेंट में गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये बड़ा चैलेंजिंग है और इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है, और हमारी कोशिश ये है कि आपको इसके बारे में आगाही भी दें, और हेल्थ से रिलेटेड जितने भी आपके मामलात हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो हम अपने इस सेगमेंट में हेल्थ के ख़ास तौर पर जो है हमारा इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और आने वाले वक्त में बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जैसे ज़ियाबतीस के हवाले से, डायबिटीज़ जिसको कहा जाता है, ब्लड प्रेशर के हवाले से, और बहुत सारे मामलात हैं जिससे पहले भी हम करते आए हैं। तो कोशिश करेंगे अपने इस सेगमेंट में इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करें। हमारे जो स्केड्यूल गेस्ट हैं वो हमारे साथ यहाँ पर होंगे, और हमारी कोशिश होगी मुख्तलिफ डॉक्टर्स को, हुक्मा को, तबीब को यहाँ पे मदऊ किया जाए, होम रेमेडीज़ के ऊपर बात की जाए, ये वक्त की काफ़ी अहम ज़रूरत है। बिल्कुल यासिर, हाँ, और ये देखा आपने जैसे कहा कि डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, डिप्रेशन, एंजाइटी, सब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसकी तादाद बढ़ रही है, और उसका क्या रीज़न है ये हम अपने गेस्ट से जानेंगे। डेफिनेटली, बिल्कुल हम ये कोशिश करेंगे कि आपके लाइफस्टाइल के हवाले से बात करें कि इसको कैसे बेहतर बनाया जाए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को वेलकम करूंगा। हमारे साथ यहाँ पे हकीम साजिद इस्लाम साहब मौजूद हैं। आप एक माहिर तबीब हैं, एक रिसर्चर हैं, और आपने बहुत सारे मामलात पर रिसर्च की है, ख़ासतौर पे जो डायबिटीज़ के हवाले से जो ट्रीटमेंट है, एक बहुत अरसे से इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू हो रही है कि आया ये क्योरेबल है या नहीं है हमारा। इसके ऊपर हम बहुत सारे पास्ट में प्रोग्राम्स कर चुके हैं, और ये सिलसिला एक दफ़ा फिर हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जनाब हकीम साजिद इस्लाम साहब को वेलकम करूँगा। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जनाब उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं हकीम दिलावर हुसैन साहब। आप भी एक माहिर मौलिज हैं, हकीम हैं, हिकमत से आपकी बड़ी पुरानी वाबस्तगी है। आपको भी हम इस नशस्त में वेलकम करेंगे क्योंकि आप साजिद इस्लाम और आप साहब एक ही प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं, तो आपको भी वेलकम करूँगा। आपका बहुत शुक्रिया दिलावर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जनाब हमारा सबसे पहले तो ये करते हैं कि आज क्योंकि हमारा पहला शो है, तो पहले शो में जो आज हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके ज़रा इल्म में ये बात आ जाए कि ये सिलसिला जो है ये कहाँ से शुरू हुआ था, और हम हिकमत पे ही क्यों बात कर रहे हैं, और बार बार जिन बीमारियों का तस्करा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं। ज़रा हिकमत के बारे में तो बताएं, क्योंकि लोगों का ख्याल ये है कि शायद ये अभी तक उन्हीं जड़ी बूटियों के ज़रिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो आज से कोई 100 साल पहले हुआ करती थी। कोई जिद्दत इसमें आई है? जी साजिद साहब। यासिर भाई, बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल कर दिया आज पहला ही। बात ऐसे है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये बॉडी हमारे पास अल्लाह ने दी है, जो जिस्म दिया है, इसकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, अल्लाह ने जिस्म जो है वो मिट्टी से पैदा किया है, तो इस मिट्टी के अंदर ही हमारी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो मौजूद है। जब तक भी हम इंसानी फितरत कुदरत के करीब रहे हैं, हमने अपनी सेहत को संभाला है, उम्र को लंबा किया है, तंदुरुस्ती की ज़िंदगी गुजारी है। जैसे जैसे हम एडवांस होते गए, हम केमिकल्स के अंदर चले गए, हमने ऑर्गेनिक लेना छोड़ दी, हमने जो है केमिकल की सूरत में ऐसी चीज़ें लेना शुरू कर दी। इसमें मैं एक छोटी सी मिसाल बोल दूं, अगर मेरे नाज़रीन समझें तो
कि जैसे हम किसी को बिल्डिंग बनाने के लिए कोई ठेकेदार को दे रहे हैं ना, तो उसका काम है बिल्डिंग बना के हमारे घर से निकल जाए, बिल्कुल ठीक है, 2 कमरे अपने बीच में लेके ना चला जाए। वेल सर, एलोपैथिक मेडिसिन का मैं चलो नाम नहीं अभी लेना चाहता, पहला ही दिन है। ऑर्गेनिक ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हम दवाई भी किसी को दे रहे होते हैं या हम आपको कोई टिप्स बताएंगे यहाँ पे, उनका इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा और परमानेंट फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है। हमारी जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमने वक्त के हिसाब से अद्वियात को भी चेंज किया है, बिल्कुल ठीक है, और वक्त के हिसाब से ऐसी तिब की माहिराना मशावरत मशवरे अवेयरनेस आवाम को जारी रही है, उनकी हेल्थ के बारे में, सेहत अच्छी रहे। आज भी मैं कहता हूं कि अगर केमिकल्स एलोपैथिक की कोई मेडिसिन बिक नहीं पाती है, आप उसके ऊपर एक लफ्ज़ लिख के देखें, ऑर्गेनिक। बड़ा रुझान हो गया है यासिर। साजिद साहब, आपको पता होगा जिस तरह से अभी मैंने सोशल मीडिया पे भी बड़ा ट्रेंड करा है, अश्वगंधा, मोरिंगा, इसके कैप्सूल्स बाकायदा आ रहे हैं और उस पर ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, तो इससे आप कितना रिलेट करते हैं? मैं एक डॉक्टर को नॉमिनेट करते हुए तो नहीं कह सकता, उसको मैं निशानदेही कह सकता हूँ कि हमारे खिलाफ बहुत मतलब के प्रोपोगंडे करने वाला है एक शख्स, बिलोंग लाहौर। आज वो खुद से अपनी मिसेस के साथ ऑर्गेनिक बेच रहा है, अच्छा। और उसकी प्रोडक्ट की मतलब के सेल कर रहा है वो, हाँ। ठीक है, एक वो भी मीडिया का ही बंदा है। मैं कहता हूँ कि जिस वक्त आप ऑर्गेनिक चीज़ों के ऊपर गलत अल्फाज बोलते थे, आज आपके टेबल के ऊपर पड़ी हुई ऑर्गेनिक चीज़ की इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी क्यों की जा रही है? ठीक है जी, क्योंकि हमने हमेशा जब तक हम फितरत के करीब रहे, हमारा सेहत अच्छी रही। आज भी अगर कोई भी डाइटेशन को आप ले लें, किसी भी न्यूट्रिशन को आप ले लें, आप देखेंगे जब तक आप उसकी बात को बड़ी गौर से सुन रहे होते हैं, क्यों कि वो आपके सेहत को, आपके हेल्थ को, आपके मतलब के देखने की एक जो पहली नज़र होती है। अगर हिकमत में आप आए, आपको सारे हकीम स्मार्ट मिलेंगे, अच्छे सेटअप के अंदर मिलेंगे, पेट छोटे मिलेंगे, ठीक है, उम्रें अच्छी मिलेंगी इंशाल्लाह, लुक्ड होंगे, हेल्थ अच्छी होगी। स्किन जिस तरह साजिद साहब की भी स्किन माशाल्लाह इट्स वेरी, और अक्सर पूछा जाता है कि इनके बालों का जो ये बालों का नहीं है, बाल भी बहुत अच्छे हैं, हमें जरूरत है टिप्स। हम बिल्कुल बताएंगे, हम इंशाल्लाह किस तरह से, ये बता देना क्या करने जा रहे हैं। तो यासिर भाई, मैं कुछ ऐसी चंद चीजें हैं जो आपके साथ सालों से मेरा चलता प्रोग्राम आ रहा है। एक तो हम कहते हैं कि निहार मुँह पानी जो है ना बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ना पिया जाए, क्योंकि हम ना पिया जाए, और ये तो ट्रेंड बन गया है कि आपने सुबह वार्म वाटर लेना है, और कुछ तो बोलते हैं 1 लीटर तक लेना है, तो ये क्या ये सही है? ये हमारा मैं कहता हूँ कि क्योंकि मैं पीती हूँ। जब आप मेरी तशखीस के मराहल में आएंगी, जब आप मेरे क्लिनिक के अंदर विजिट करेंगी जी, आप देखें मैंने अपना बड़ा करके लिखा हुआ है कि निहार मुँह पानी पीना बंद है जी। अगर जी ऐसा ही तो है। इसके क्या नुकसान होते हैं? इसके नुकसान मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो यंग लोग हैं, जो अभी जवानी के अंदर इंटर हो चुके हैं या जवानी में चल रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि जदीद साइंसी तहकीकात के मुताबिक या कुछ हदीस के हिसाब से, कुछ अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया जो शख्स निहार मुँह पानी पीता है उसकी ताकत कम कर दी जाती है। अमेरिका, बरतानिया या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत सी तहकीकात मेरे पास मौजूद हैं कि जिसमें यह कहा गया कि निहार मुँह पानी पीना घुटनों के दर्द का बायस है, चेहरे के अंदर झुर्रियाँ लेके आता है। मेरे पास आने वाला जो पेशेंट होता है, जब वो अबव 25-30 हो जाता है, अगर वो लगातार इस आदत को रखता है, तो आप देखें उसके जिल्द के अंदर सलपटें बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाती हैं, जिल्द का तनाव ख़त्म हो जाएगा, जिल्द की शेप ख़त्म हो जाएगी, फेस। साजिद भाई, डिस्कशन जारी रखते हैं हमारा, लेकिन एक मैसेज देना चाहूँगा जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए। स्क्रीन के ऊपर नंबर चला दिया गया है, और हम हमेशा से प्रोग्राम देखने वालों को मौका देते हैं कि वो प्रोग्राम में शामिल हो सकें और अपने क्वेश्चन, लेकिन याद रखिए हेल्थ के हवाले से जो आपके क्वेश्चन है सिर्फ उनको एंटरटेन किया जाएगा, प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। बाकी और जिस मौजू पर आप बात करना चाहते हैं इंशाल्लाह बाद में उसके ऊपर जरूर बात होगी। इस सेगमेंट में हेल्थ के हवाले से बात करेंगे। और हमारा हम हमेशा से स्टेटस को चैलेंज करते रहे हैं, हम स्टीरियोटाइप्स के अगेंस्ट हैं। एक ज़माने से ये चीज़ें चली आ रही हैं। जैसा आपने क्वेश्चन किया ना, ये हर शख्स ये कहता है कि सुबह उठ के सबसे पहले एक प्रैक्टिस ये है मेरी कि जब मैं पानी ज़्यादा पीता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि थ्रू आउट आप अपना इंटेक पानी का पूरा नहीं कर पाते तो आप सुबह कर लें। लेकिन साजिद साहब, ये जानना चाहूँगी कि कितना पानी ज़रूरी है, और अगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ग़िज़ा ऐसी हो जो हमें सुबह लेनी चाहिए जिससे हेल्थ हमारी अच्छी हो, तो वो क्या ग़िज़ा हो सकती है? देखें, एक तो पहले ये देखें कि आप रोज़ा हम किस तरह से खोलते हैं। शॉर्टकट सी बात है, फास्टिंग में होते हैं,
सुबह हम मॉर्निंग में उठे तो फास्टिंग में हैं, तो हम वैसे भी इस्लामी नज़रिए से भी रोज़े के लिहाज से हम खजूर खा के खजूर खाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत या नमक चखने के बाद हमारे जो है नमकियात पूरे हों। इसी तरह जब हम सुबह उठें तो कुछ ना कुछ खा लें बस, ठीक है। सुबह खाने के अंदर बहुत सी चंद चीज़ें मैं बताऊं जो आपकी ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन बना सकती हैं, आपको जवान रख सकती हैं, आपके पूरी हेल्थ की केयर कर सकती हैं। एक अखरोट बड़ा बेहतरीन है बॉडी के लिए। जो लोग एक अखरोट सुबह उठ के खाते हैं उनके बाल बहुत उम्र तक काले रहते हैं और उनकी जिल्द के ऊपर, स्किन के ऊपर कुदरती ग्लो। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स खाने का भी साजिद साहब एक तरीका होता है कि उसको सोक करके पानी में भिगो के रात भर खाना चाहिए, या ऐसे ही खा लें, उसमें कुछ दो राय है? जो अखरोट होता है उसको आप वैसे भी ले सकते हैं, तो हाँ जी, जो हम ज़्यादातर अपने पेशेंट को बता रहे होते हैं। और हेल्थ के हवाले से एक हेल्दी डाइट, और आज गर्मी का जो मौसम चल रहा है इसके हवाले से मैं साथ साथ इन चीज़ों को मेंशन करूँगा कि देखिए, एक अखरोट मैंने कहा, जो किशमिश होती है अंगूर से बनी हुई जो किशमिश होती है, किशमिश के 6-7 दाने, और इसके साथ बादाम का है ज़्यादातर अफादियत उसकी रात को भिगो के खाने के अंदर होती है, क्योंकि उसका वो मिजाज जो होता है वो तर गर्म होता है। जब उसको रात को उसको भिगो देते हैं उसकी अफादियत में चेंजिंग आ जाती है, ठीक है। और दूसरे नंबर अखरोट के अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है और बादाम के अंदर ओमेगा 6 पाया जाता है। अखरोट जो होता है वो हमें HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में बेहतरीन जो सीड्स हैं हमारे पास, जो मगज़ियात हैं, वो बड़ा अहम है जी। आंखों के लिए भी हैं, पट्टों के लिए भी हैं, जोड़ों के दर्दों के लिए भी हैं। और जो किशमिश के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि 31 किशमिश सुबह उठ के खानी चाहिए, 31 किशमिश। इसके अलावा ऐसे लोग जो खासतौर पे फैटी लिवर के अंदर आ गए उनको ये बेहतरीन है। ये बहुत कॉमन और ये बहुत राइजिंग प्रॉब्लम है और हर दूसरे इंसान को ये फैटी लिवर हो रहा है। अच्छा, इसके लिए ये भी बड़ा ज़रूरी है समझ लें कि ये कोई आप एक होता है ना, एक आम ख्याल ये पाया जाता है कि अगर कोई मोटा शख्स होगा, कोई ओबीस होगा तो शायद उसी को हो, ये एक आम नॉर्मल दिखने वाले शख्स को भी हो सकता है। अच्छा, दिलावर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे। और ये जो जर्नल क्वेश्चंस हैं, ये जो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना हमारा, कि जी ये भी पूछें, जैसे भी हमारा ने पूछा कि पानी का एक आम ख्याल ये है कि जी ज़्यादा पानी पी लिया जाए, कोई गर्मी का मौसम है तो ज़्यादा पानी पीने से कोई फ़ायदा हो जाएगा। फिर प्लस ये कि एक चीज़ पे हम बड़ा एम्फेसाइज करते आए हैं हमेशा, वो ये कि ये जो मिजाज की अभी साजिद साहब ने बात की है कि आपका मिजाज क्या है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने देखने वालों को अवेयर करें कि ये मिजाज जिसके बारे में भी बात हो रही है ये है क्या, कौन सा फूड आपके लिए सही है और कौन सा नहीं है। क्योंकि एक आम ख्याल ये है कि सारी चीज़ें हर शख्स खा सकता है, जो कि ठीक नहीं है, और यही वजह बनता है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं दिलावर साहब की तरफ आता हूँ। दिलावर साहब, वैसे तो आपकी स्पेशलिटी जो है वो पट्ठों के हवाले से मस्कुलर कोई प्रॉब्लम हो या जॉइंट्स का कोई प्रॉब्लम हो, उसके ऊपर आप काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। बट ये कि ये जो गर्मी का जो सीज़न है, जैसे भी हमारा ने भी कहा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखनी होती हैं। मैं चाहूँगा ज़रा खुराक के इस्तेमाल के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ जो रिवायती खाने बनते हैं ना जनाब, अब आइए इस तरफ, क्योंकि अभी ईद का सीज़न आ रहा है, गोश्त का इस्तेमाल होगा। दिलावर साहब की तरफ हम थे, हकीम दिलावर साहब, हमने एक फन टॉपिक डिस्कस किया था गर्मियों के हवाले से। कौन सी चीज़ बहुत ट्रेंड करती है, सबको पता है, गर्मी आती है तो एक फलों का बादशाह जो है, सारी अटेंशन जो होती है ना तरबूज से हटके आम पर आ जाती है। डायबिटीज वालों का सवाल है। दिलावर साहब, आम के बारे में बताइएगा, क्योंकि गर्मियों का बात करें और आम की बात ना हो तो बिल्कुल ये ठीक नहीं है। मेरे भी बहुत फेवरेट है, इवन यासिर के भी होंगे। एब्सोल्युटली जी। तो बादशाह है और पाकिस्तान में तो बड़ा एंजॉय करते हैं उसकी अफादियत और इस्तेमाल। मैंने सुना है कि उसको भिगो के रात भर या फिर कुछ घंटे के लिए फिर इस्तेमाल करना चाहिए। तासीर भी कोई चीज़ होती है, ये आप क्लियर कर दीजिए जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरमा, बहुत अच्छा फ्रूट का सवाल किया आपने। सबसे बड़ी बात है, ये फलों का एक बादशाह फल है आम। इसके खाने के अफादियत, इंसान को जितनी ताकत बॉडी के अंदर और नज़र के लिए, असाब के लिए, पट्ठों के लिए ये बहुत कुव्वत रखता है। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा जो इंसान के अंदर ताकत की कमी है, असाब की कमी है, यस, उसके अंदर खून की कमी है, इसके मुरब्बे भी बना लिए जाते हैं। इसको तरह तरह तरीके से, मुख्तलिफ तरीके से खाया जाता है। इसका एक तरीका कार ये है
आप खाने के साथ इसको भिगो के रखो, बिल्कुल ठीक खाने है। के साथ बतौर सलाद खाएं। ठीक है, ये बहुत सलाद की तरह खाया जाए। बेहतरीन तरीकाकार है। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। ठीक है। अच्छा दिलावर साहब, कितनी क्वांटिटी में खा सकते हैं? जैसे कुछ लोग होते हैं जो खाते जाते हैं एक के बाद दूसरा तीसरा, और वो पार्टी चल रही होती है, मैंगो पार्टी, जी, और वो जी। ठंडे पानी के अंदर रखते हैं। मैंने बचपन में तो इस तरह बहुत खाए हैं, लेकिन अब जाहिर है वजन बढ़ जाता है तो नहीं खाते हैं। लेकिन बचपन में तो मैं 3-4 वन गो में खा लेती थी। तो उसका अब बताएं कि बताइए, क्या कितनी किया जाए? अमाउंट इसके- जरूरी है? मोटापे वाले जो लोग हैं ना, मोटे लोग हैं, हाँ, उनको तकरीबन 1 kg तक खा सकते हैं। खा ऊपर सकते से हैं? खा सकते हैं। Really? उसका ऊपर उसका तरीकाकार भी सुन ले। तरीकेकार ऊपर से important है। गर्म दूध पीना है। अच्छा, गरम, जो स्मार्ट हैं उनको ऊपर से ठंडी लस्सी, कच्ची लस्सी, कच्ची लस्सी तो कच्ची वो जो लस्सी दूध में पिलानी। पानी मिलाते हैं या दही मिलाते हैं? दूध में पानी मिला के जो ठीक हो गया। वो इस्तेमाल करनी है। इसका ये बेहतरीन तरीका का अच्छा, है। ये तो बात हो गई ना, लेकिन ये कि हमारे पास जो है ना जो शुगर के पेशेंट है ना, सवाल वो सबसे ज्यादा पूछते हैं, भाई हमारा तो है, खाए ना खाएं कोई मसला नहीं है, हमारा तो मैंडेट खुला हुआ है ना, हम जी, जितना जी, चाहे जी। खा सकते हैं। जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉब्लम होता है शुगर के पेशेंट के लिए, साजिद भाई, और हम तो इसके ऊपर मैं करते रहे। इसका पहले आप सर इसका मैं जवाब खुराक दीजिए। का जी, जवाब देता जी, हूँ। जरूर दीजिए। जो हमारे नाजरीन सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला उनको ऐसा एक खुराक का तरीकाकार बता रहे हैं जो उसका बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल ठीक है। जो इस्तेमाल करेगा इस तरीके को, उसका बड़ा फ़ायदा होगा। सुबह को आपने सुबह निहार उठ के जब उठेंगे, आपने 2 अंडे बॉयल करने हैं। ठीक है, बॉयल करके उसको बारीक बारीक काट कर 2 चम्मच जैतून के उसमें फ्राई कर लें। ठीक है, फ्राई कर लें, बॉईल फ्राई करने कर के लें, बाद। बॉयल कर लें। तो डायरेक्ट फ्राई नहीं कर सकते? नहीं करना, Boil उसको के? बॉयल करने अब के ये बाद change हो फ्राई कर जाएगी। लें। ओके ओके ओके, ठीक है। जब फ्राई कर लेंगे उसके अंदर हल्का सा नमक डाल लो, ठीक मिर्च है। डालो ज़रूरत के ठीक मुताबिक, है। वो खाने हैं। उसके साथ अजवाइन, पुदीना, गलो और दालचीनी, ठीक है, ठीक है, इसका कावा बनाना है आधा कप। ठीक है, ये आप उसका शुगर पेशेंट का सुबह का नाश्ता हो गया। ठीक है, उसके बाद दोपहर को 60 ग्राम बादाम की गिरी गोरबंदी, जी जी, वो 60 ग्राम लेनी है। 60 ग्राम किशमिश लेनी है। ठीक है, इनको भगो दो, सुबह ही भगो देना है। ठीक है, और दोपहर को इसको दूध के 1 कप के साथ खाएं। ये ठीक। खुराक हो गई है। ठीक हो गया। भूख लगे तो फ्रूट ही खाना है या सलाद खाना है, खाना नहीं खाना। लेकिन वो फ्रूट क्या ये तो हो सकता है आम, ये बड़ा सवाल है ना कि उससे जी, फौरन से स्पाइक आएगी। जो मौसम का फ्रूट है ना, वो बेहतरीन खा सकते इलाज किसी है भी उस तरह मौसम का। के हिसाब से। अल्लाह ने मौसम ही ऐसे बनाए, जो जब जहाँ सर्दी जिसकी का जरूरत मौसम होगा उस वक्त के हिसाब से फल होंगे, मौसमी खा सकते फल होंगे। हैं, मिकदार- जब गर्मी का मिकदार, मौसम I होगा, think, मिकदार का जरूरत के मुताबिक भूख मिटाने ठीक तक। है। बिल्कुल ठीक है। और शाम को जो खाना खाना है, शोरबा, गोश्त वाले शोरबे के साथ खाना खिलाएं। ये शुगर का बेहतरीन इलाज है। कंट्रोल समझ लो, रहेगी। कंट्रोल के लिए ये खुराक है। ठीक है। जो इस्तेमाल करेगा इंशाअल्लाह ताला वो खुद हमें दुआएं, आपको और हमको दुआओं में याद करेगा। अच्छा, ये बड़ा जरूरी है साजिद भाई, फरमाइए। दिलावर भाई की इस बात को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप समझ लें, दिलावर भाई ने ये आज वो चीज़ आपको सामने बताई है जी। कि अगर डायबिटीज पेशेंट इसको चंद दिन, 1 हफ्ते तक, हम इसको मुसलसल आपको नहीं बोल रहे कि फिलहाल आप 1 हफ्ते तक करके देखें, राइट। और बीच में जो फ्रूट की मिकदार बोली है वो, या मौसमी फल एक ही तो नहीं है ना कि आम ही होगा, तरबूज देखिए- भी है हाँ, काफी। देखिए हमारे यहाँ कोई भी गर्मियों में। मौसमी फल को सिर्फ एक शुगर के लिए एक मिकदार के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारा ग़िज़ाई चार्ट भी जो हमने दिलावर भाई ने मिलके बनाया हुआ है ना, Right. उसमें ऊपर लिखा हुआ है मुनासिब मिकदार। अभी हम सिंध के लोगों के लिए एक बात करेंगे कि मैंने अपने शुगर के एक पेशेंट को कहा कि भाई आप जो है ना आम ले सकते हैं, ठीक है। खा सकते हैं। उस कहता सही, अभी हम सिंध के बंदे हैं, आप अगर हमको आम बंद करेंगे तो फिर मज़ा तो नहीं आएगा ना। मैंने बोला सही आप ले लें,
एक आम ले लें, मुझे पता चला कि 1 किलो का एक ही आम उसके सामने फजरी पड़ा हुआ है और वो या सिंदड़ी आम खा रहे हैं, मतलब कि मिकदार मुनासिब। ये जो इन्होंने डाइट दिलावर भाई में होनी चाहिए हर जी, चीज़ पे। दिलावर भाई ने जो खासतौर पे आपको बादाम और किशमिश का दोपहर के वक्त का बताया, आपको इसमें भूख की कमी महसूस होगी नहीं। कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लो कार्बोहाइड्रेट है, इससे कि आपकी बॉडी बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। मैं कह सकता हूँ कि ये नुस्खा जो दिलावर भाई बता चुके हैं, मतलब रात के टाइम पे कोई भी गोश्त जो है वो ले लेंगे, दिन में सब्जी सलाद भी आपके पास आ चुकी है, जो हमारा क्या स्नैक्स टाइम होता है उसके हम थोड़ा बहुत फ्रूट इस्तेमाल करेंगे, यानी कि शाम के टाइम के ऊपर अगर भूख की महसूस होती है। अव्वल में तो ऐसे पेशेंट को होगी नहीं, उसके पास बेहतरीन किस्म की कैलोरीज आ चुकी है दोपहर के वक्त ही। 31 किशमिश का आपने पहले सुबह भी जिक्र किया था। तो ऐसा पेशेंट अगर 1 हफ्ते ये करता है, अपनी बॉडी को इतना ताकतवर कर लेगा। शुगर का पेशेंट जो मल्टी विटामिन लेते हुए घूम रहा है, कहीं पे वो विटामिन D3 ले रहा है, कहीं पे वो जी गैप ले रहा है, कहीं पे वो डिफरेंट जो है वो ये जो इंसुलिन के लिए जैसे अभी चले, क्योंकि ज़ियाबतीस यानी डायबिटीज के हवाले से बात हो रही है कि जो वो ले रहा है उसको कंटिन्यू रखे आपके ख्याल में, या मेडिसिन अगर कोई ले रहा है उसको सर अगर वो मेडिसिन ले रहा है वो जो कंटिन्यू रखी हुई है 110%, जब वो यही मेडिसिन अगर तसलसल में रखेगा उसकी लो शुगर हो जाएगी। क्योंकि इंसुलिन जो है वो वाफर मिकदार के अंदर किशमिश के अंदर वाफर मिकदार के अंदर इंसुलिन पाई जाती है, जनरेट करता है बॉडी के अंदर, खुद से पैदा करता है। अच्छा ये सवाल है ना, जिनका पेनक्रियास काम करना छोड़ देते हैं, अगर वो जामुन का इस्तेमाल करते हैं, गर्मी के अंदर आम के साथ ही कहा जाता है ना कि अगर किसी को शुगर है तो वही कंज्यूम कर सकता है, अगर वो लेता है तो क्या उसकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी? जो सर आपको मैं अगर बता दूं ना जामुन के बारे में, मैं क्या बताऊं कि यहाँ पे मेरे साथ वैसे वो काफी लोग कम पसंद करते हैं। देखिए ना 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 इतना खाई नहीं जाती मेरे ख्याल से। काश कि आपको पता चल जाए कि जामुन है क्या। हम ये जो हमारे बाल है ना, ये इतनी इफादियत रखते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये बाल को मेल्ट कर सके। मिट्टी के अंदर भी जो है वो नहीं होते। आप जामुन लें, जामुन का पानी निकालें, आप उसके अंदर ये अपने जो बाल आगे से काट के उसमें डाल दें, 8 दिन के बाद ये बाल गायब हो जाएंगे। अच्छा, ये जामुन वो चीज है, ठीक है। और आपको अगर इसकी इफादियत हम बता दें कि हम जब अपनी मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के पानी के साथ कुश्ताजात बना रहे होते हैं, मुरक्कब बना रहे होते हैं, चांदी का बना रहे होते हैं, फौलाद हम जामुन वाला बनाते हैं। अच्छा, इसकी गुठली भी पीस कर आप तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना? वो आप इंसुलिन पैदा करने का जरिया है। अच्छा, हाँ जी। और तो ये डायबिटीज के लिए किस हद तक मुफीद है? मैं बोलता हूँ कि डायबिटीज के लिए मेटफॉर्मिन की शक्ल रखता है। ऐसा फार्मूला जो आप ले रहे हैं, जो लोग गेटरल ले रहे हैं, जो लोग जो है ग्लूकोफिज ले रहे हैं, सीटामेट ले रहे हैं, सारी नाम आपने ले ली विदाउट नेमिंग एनी मेडिसिन। ऐसे बता दें ये खुराक जो हमने बताई इसमें विदाउट मेडिसिन आप सारी ये कर सकते हैं। आप 8 दिन करके देखें, अपने पट्टों की ताकत देखें, अपने दिमाग का चलना देखें, आप किस तरह बेहतरीन होता है। और ऑलरेडी आर्थराइटिस की तरफ आ चुके होते हैं। अच्छा साजिद साहब, हम जैसे जिस तरह हमारी सिटिंग है काफ़ी 8-8 घंटे या 5 घंटे विदाउट ब्रेक हम बैठते हैं, और फिर मोस्टली क्या होता है कि वेट गेन इशू भी होता है, मेरी बैक पेन में बहुत इशू होता है, नेक स्टिफ हो जाती है। तो ये आप बताएंगे कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? चले मैं आपके लिए एक तो पहला सवाल मुझे आपको समझ में इसलिए नहीं आया था, आपने कहा कि मैं आम खाऊंगी और मेरा वजन बढ़ जाएगा। क्योंकि आम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आम का खुद मिजाज तर और गर्म है। साजिद साहब मुझे ना आम से पिंपल हो जाते हैं, तो ये भी उसका मैं समझा रहा हूँ, उसका मैं आपको समझा रहा हूँ करना क्या है। ये बताएं, काफी सारे क्वेश्चन। उसका करना ये है कि पहली बात तो ये है कि आम जो है ना औरत का फल है, औरत का फल मैं कह सकता हूँ इसको, क्योंकि जिस वक्त औरत मखसूस दिन के अंदर चली जाती है उसका जो मिजाज होता है, तहलील का मिजाज होता है, सेम वही मिजाज आम का होता है, तरी और गर्मी के अंदर का। उसके अंदर कोई किसी भी चीज़ की वाफर मिकदार को लेना, या फिर आप रात को आम नहीं खाएं, दिन में आम खाएं, पानी का दिन के अंदर मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। पानी आम खाने के बाद हमेशा से जब आपने कच्ची लस्सी का इस्तेमाल शुरू कर दिया, वो आपके मोतदिल मिजाज में हो जाएगा। आप एक आम खाएं, ऊपर से आप 1 कप 1 घूंट दूध का डालें और पानी आधा गिलास पानी का, मामूली सा नमक का टच दें, आप उसको पी लें, कभी जिंदगी में भी आपको दाना नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, वो ये कि हमारे यहाँ आम का, क्योंकि चले टॉपिक आज आम ही हो गया है हमारा, तो वैसे कलर भी आज मैंगो सही है। तो मैं जरा ये जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल होता है, उसका शेक बनाया जाता है। अच्छा, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, ये मेरी ओपिनियन है, आप हम भी नहीं करते हैं, ये बनाया जाता है, बट मेरी नजर में इसका कोई फायदा
फायदा नहीं है, लेकिन नहीं लोग है। बड़े शौक से इस्तेमाल लेकिन मैं भी करते हैं। बहुत जी। शौक से हम मिल्क शेक से ज़्यादा जी जो पसंद करते हैं जिस चीज़ को, वो ये है कि आम खाया जाए, ऊपर से कच्ची लस्सी कच्ची ली, हाँ, लस्सी। ऊपर से आप ऊपर से कच्ची, ना कि आप आम खा के आम को जूस बना के हाँ, लें, ये शेक मिल्क बना शेक लेते बना के हैं। लें, क्योंकि इसका जो है फादियत वो कुछ नहीं भी है नहीं। जो उसकी है। जी। वैसे भी देखें, कोई भी ऐसी चीज़ यासिर भाई जिसको हम पकाने के अंदर भी अगर उसको ज़्यादा पका दें तो भी उसकी फादियत जो है वो फादियत हो जाती है। बिल्कुल। देखें, बेहतर ये है कि आप कुदरती तौर के ऊपर इसको इस्तेमाल करें। उसमें हम मीठा मिला देते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन वो शक्कर भी मिलाते हैं उसमें। शक्कर भी इवन मिला तो आम तो वैसे इतना मीठा होता है, फिर भी हम फिर चीनी उसके उसमें बाद भी डालते हैं। मिलाते हैं। अच्छा, हम अभी जरा लियाकत साहब से भी पूछते हैं, जरा होम रेमेडीज की बात हो रही है ना, हमारा आपने भी निशानदेही की ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो देखने वाले भी जो भेजते हैं ना, वो यही क्वेश्चन भेजते हैं कि होम रेमेडीज के बारे में जो है ना वो जो बात की हमने जाए। कमर जी। के दर्द के हवाले से बात की, तो हाँ, दिलावर साहब से जरा बात जानना करते हैं ना। चाहेंगे। दिलावर साहब बताइए तो इसके बारे में जरा ट्रीटमेंट करते रहते हैं ना, कोई शटिका के हवाले जी, से जी, हो गया जी, या जी, लंबर Yes, स्पाइन में कोई प्रॉब्लम शटिका हो भी गया, काफी बैठने ये की बड़ा वजह कॉमन से क्वेश्चन है जी। जी, हमारे हमारा पास ने जो आ रहा है किया जी। है कि कमर में दर्द होता है, हाँ। इसके मतलब क्या तो हम इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन आगे तो करेंगे, जी, लेकिन आज जरा इंशाल्लाह मामूली सा डिटेल के स्ट्रक्चर सरसरी तौर पे बता दें। जी जी दिलावर साहब। इसकी वजह मैं बताता हूँ। असल में सबसे बड़ी बात, आज जो ज़्यादा मसले आ रहे हैं ना, इंसान ज़्यादा टाइफाइड, मलेरिया, मुख्तलिफ बुखारों का शिकार है। उसके बाद इसको बढ़ जाने की वजह से, इसका इलाज अच्छा ना होने की वजह से ये इसको जिगर फैटी पे चला जाता है, बिल्कुल ठीक है। हेपेटाइटिस सी पे चला जी, जाता है, बी पे चला जाता है। उसके बाद जब इनके खून के अंदर, जिगर के अंदर, खून के अंदर चर्बी की मिकदार बढ़ जाती है, खून के अंदर थिकनेस आती है, खून गाढ़ा हो जाता गाढ़ा है। हो जाता है। जब यही ब्लड प्रेशर हाई होगा तो आपको फालज होगा, बिल्कुल ठीक है। शूट Stroke करेगा इसी तो आपके दिमाग के अंदर Stroke. एक सवाल नया निकल आया जी इसमें जी से। जी 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 दिमाग के अंदर जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ थिकनेस की वजह से, तो क्लॉट्स आपके दिमाग में आकर रुक गया, तो फालज है। बिल्कुल ठीक है। वही ब्लड प्रेशर हाई हुआ या किसी वजह सोने से, ठंडा पानी पीने से, कोई मशरूब पी लिया, जी। मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें, फास्ट फूड चीज़ खा ली, पहले बीमार है जी अब उसने खा ली, उनके दिल के वाल बंद हो गए। बंद हो जाता है। ऐसा कोई झटका लगा, उसको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, दिमाग का भी मसला बन सकता जी। है। वही मसला शटिका पेन, बिल्कुल ठीक है। उसी की एक किस्म है। सुबह से लेकर शाम तक 125 से 30 पेशेंट देखते हैं डेली के, बिल्कुल ठीक है। शटिका इसी के। मर्ज के, शटिका के, ओके। तकरीबन L4, L5, L5, S1 जिनको ये मसला है, तो दिलावर साहब, जब- शटिका अर्कोनिसा जिसे कहते हैं वो सेम वही है? अर्कोनिसाई ओके, शटिका, जी। अर्कोनिसा, ठीक है जिसको लंगड़ी का दर्द भी कहते जी, हैं। हाँ, कॉमनली लंगड़ी का यही दर्द कहा कहते जाता है, हैं। बिल्कुल। इसका अपना मुख्तसर, आपको टाइम थोड़े होने की वजह से हाँ। मुख्तसर इसके चलते हैं, इसका एक खुराक तजवीज़ कर देते हैं जरूर, ताकि जल्दी हमारे से। नाजरीन Much को needed. समझ आ जाए। बिल्कुल ठीक है। अदरक, लहसुन, अनारदाना, पुदीना, काली मिर्च, Right. ज़ीरा, अजवाइन, न्याज़बो, टमाटर, मेथी दाना और कलवंजी, ठीक है। इसकी चटनी बना के रख लें। ठीक हो गया। सुबह, दोपहर, शाम खाने के साथ इस्तेमाल करवाएं, इंशाअल्लाह ताला ठीक। ये खाने वाले को बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिले। बिल्कुल ठीक ठीक है है। दिलावर साहब, जी। बहुत ही अच्छी आपने रेमेडी बताई है, बिल्कुल जी, ये जी। काम करेगी हमारे नाज़रीन के लिए, बहुत हेल्पफुल होगी। नाज़रीन, जी। यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, देखते रहिए वेकअप पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे वेकअप पाकिस्तान में। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी और इस सेगमेंट में बात हो रही थी हेल्थ के हवाले से। हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस हम शामिल कर रहे थे और आपके सवालात मौसूल होना शुरू हो गए हैं। मुख्तसर वक्त में हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपके सारे सवालों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए और ये आपको बताते चलें कि ये इंशाल्लाह सेगमेंट हमारा आने वाले वक्त में जारी रहेगा। तो जो सवाल आपकी तरफ से भेजे जाते हैं उनको हम अपने पास महफूज रखते हैं और फिर अगले प्रोग्राम में उसको ज़रूर शामिल करते हैं। तो सिलसिला जारी रहेगा। और कुछ देर पहले बात हो रही थी हमारा बिल्कुल, मौसम के हमने हवाले से। मौसम के हवाले से और इस गर्मी में एहतियाती तदाबीर किस तरह से कर Exactly. सकते हैं, उस हवाले से हकीम साजिद भी हमारे साथ मौजूद थे, दिलावर हकीम भी हमारे जी। साथ मौजूद थे। अभी हमें पैनल चेंज हो गया है पैनल चेंज हमारा। हो गया हमारे है। जो मेहमान हैं उसमें, क्योंकि ये मोहम्मद, हमारे जो हाँ। साजिद इस्लाम साहब हैं, ये इनकी टीम है, उनकी टीम टीम के है। मेंबर यहाँ फर्दन फर्दन आ रहे हैं। हमारे साथ हकीम मोहम्मद अब्बास साहब यहाँ पर मौजूद हैं
उनको हम वेलकम करेंगे। अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश वक्त देने के लिए। साजिद इस्लाम पहले से यहाँ पर मौजूद हैं, एक दफ़ा फिर उनको भी खुशामदीद। तो जनाब ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूँगा ज़रा अब बात हो जाए अब्बास साहब से। अब्बास साहब कुछ देर पहले यही मौजूद ज़ेर बहस था, हिकमत के हवाले से आपकी बड़ी तहकीक है, बड़ा तजर्बा आप रखते हैं, और स्पेशली खुसूसी हमने गर्मियों के हवाले से बात की। आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि इस गर्मी के शदीद मौसम में किस तरह से अपना ख्याल रखना है, हाइड्रेशन के हवाले से ये बताइए। पानी का इस्तेमाल कैसे रखा जाए, और ये जो तरह तरह के मशरूबात का आजकल दौरा है, क्या जी बारे में राय रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल में जी जो भी हर चीज़ का इत्दाल है कि कोई भी चीज़ है उसको एक पैमाने के तहत इस्तेमाल किया जाए तो वो चीज़ है। बिल्कुल ठीक। अगर किसी चीज़ को भी, कोई भी चीज़ है, अगर खाना खाते हैं, रोटी खा रहे हैं, रोटी को ज़्यादा खाएंगे तो वो वैसे मौत है। अगर जो बंदा जीने के लिए खा रहा है या उसको इस्तेमाल कर रहा है कि अपनी ज़रूरत के तहत, तो वो खाना है। बहुत अच्छी। ऐसे ही जो भी फल है उसको हर चीज़ को एक इत्दाल के साथ खाया जाए तो वो इंशाल्लाह वो सेहत के लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर जिस चीज़ को अज़ाफ़ी तौर पे खाया जाए तो वो ज़ाहिर है वो नुकसानदेह चीज़ है। पानी का भी आप एसी में बैठे हैं और यकदम उठ के गर्मी में चले जाएंगे तो उससे फौरन क्या होगा कि आपका निज़ाम ख़राब हो जाएगा। ठंडा तत्ता जब हो जाता है इंसान, गर्मी सर्दी होने की वजह से ज़ाहिर उसमें बीमारी तक का अंसर आएगा, फ़ौरन नज़ला ज़ुकाम उसमें उसके अंसर आएंगे और वो इंसान बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा, नुकसान में चला जाएगा। हर आजकल देखें हर चीज़ का जब आप कोई चीज़ इत्दाल में रह के इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए वैसे रहमत है, और जो चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो वैसे आपके लिए बीमारी की। बिल्कुल ठीक है। तो एतदाल आपने ज़रूर रखना है, इसको मलहूज़ खातिर रखिए, और ये बड़ा ज़रूरी है। अभी जैसे अब्बास भाई ने हमारे ये तस्करा किया है कि हमारा ये प्रैक्टिस होती है, ख़ास तौर पे हमारे जो राइडर हजरात हैं थोड़ी देर में वो एसी के अंदर होते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। अच्छा, ये फिर बड़ा क्रिटिकल हो जाता है, इससे स्ट्रोक भी आपको जल्दी आ जाता है। जी हाँ, जैसे उन्होंने कहा कि ये फ्लू की भी आपको फौरन से इम्यूनिटी पे क्या असर डालता है आपकी? क्या साजिद साहब आप बताएंगे इस हवाले से? यासर भाई, जैसे अंकल अब्बास ने आपको वाज़ह किया है, इसमें हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, क्योंकि हम शाठी का लकवा, फालिज, हेमरेज, इस तरह के जो हमारे पास, इसमें जो लकवा सबसे अहम होता है। अच्छा। ऐसे पेशेंट जो गर्म और सर्द में चले जाते हैं एसी से निकल के, हमारे यहाँ मैक्सिमम ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको पता चला जी लकवा हो गया, ठीक है, या फिर हीट स्ट्रोक हुआ, ठीक है, या इसके साथ जो है वो फालिज के अंदर के, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड जो है वो गाढ़ा है, फैटी लीवर के अंदर है। और जिस वक्त आपने देखा सर्दी के अंदर सूरज और सर्दी आपस में टकराते हैं तो धुंध और बर्फ पैदा होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सेम इसी तरह क्लाउड बनता है, और क्लाउड बनने के बाद ये अब्बास भाई से एक सवाल और कर लूँ, उसके बाद भी हमारे एक और भी मेहमान हैं, जल्दी जल्दी क्योंकि पूरी टीम है ना, सबको यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस करवाना है। एग्जैक्टली। अब्बास भाई ये बताइएगा कि आपके पास तो जोड़ों के दर्द के हवाले से बड़ी लंबी पेशेंट भी होते हैं, बहुत लंबी आपके पास फहरिस्त भी, आपने कुछ ज़माने से उनको ट्रीट भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस वक्त केसेस आते हैं वो नी रिप्लेसमेंट के आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे होंगे। फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर एक प्रोग्राम तो करेंगे, लेकिन मुख्तसरन बता दें, क्योंकि ऑपरेशन के लिए सबको यही कहा जा रहा है ऑपरेशन कराओ, मसला हल हो जाएगा। कोई हल हो जाता है इस? देखिए, ऑपरेशन तो कोई हल है ही नहीं, ऑपरेशन कोई इलाज नहीं, किसी चीज़ को भी काट देना ये कोई इलाज नहीं। इलाज तो ये है, देखिए जिस वजह से बीमारी है उसका इलाज करें। असल मसला तो है ये है खून के गाढ़ेपन का। बिल्कुल ठीक है। खून को आप इत्दाल में लाएं, जो खून के अंदर चर्बियों की मकदार बढ़ी हुई है उसको कम करें। बिल्कुल ठीक है। और उसे अपने मुताबिक, एक चीज़ है खून को दही बन गया है हमारे खाने पीने की वजह से। बिल्कुल ठीक है। अगर उसको दोबारा दही को रिड़केंगे तो लस्सी बन जाएगी। जब लस्सी बनेगी, इसकी वजह क्या होती है? खून के गाढ़े होने का जिस तरह आपने बात की, क्या वजूहात होती हैं वो भी थोड़ा सा देखिए। आजकल जो भी है फास्ट फूड का इस्तेमाल कसरत से है, बहुत ज्यादा है, और ज्यादा चिकनाई खाने की वजह से अगर ये होता है। ये चिकनाई तो आजकल देखें फास्ट फूड जो है ना, ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। चिकन है आपके इस्तेमाल में आ रहा है, चिकन बहुत ज़्यादा बीमारियों का सबब बन रहा है। और जो भी चीज़ें हैं, ये दरख्वास्त के कराची के अंदर
जो दूध है वो भी 2 नंबर है, बिल्कुल। कोई चीज ठीक को खुराक का है। एक नंबर है ही नहीं। वक्त की कमी अब्बास की भाई वजह से, आपका बहुत शुक्रिया। अभी इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू कर लेते हैं। साजिद भाई के सामने ये सवाल आपका रख दिया जाएगा और साजिद साहब से जो इस बारे में पूछ लेते हैं। चलिए अभी हम आगे चल के ओबेसिटी के हवाले से भी बात करेंगे ना कि ये जो बढ़ता हुआ मोटापा है, वजन बढ़ रहा है बच्चों का, बड़ा सीरियस प्रॉब्लम बन गया है। साजिद साहब इसकी सवालात की भरमार है, इसके ऊपर भी जवाब दे दें जल्दी से। यही जो अंकल ने आपको कहा कि जैसे नी रिप्लेसमेंट के अंदर घुटने के चेंज करने के अंदर जो वजूहात बन रही होती हैं, उसमें पहले तो ये तो इंसान अपने मिजाज से हट जाता है, जिसमें हम आगे बात करेंगे मिजाज होता क्या है। इसराफ करना किसी भी चीज का, जब कोई भी चीज आप इसराफ करेंगे वो कार्बोहाइड्रेट की शक्ल इख्तियार करेगी जी। कार्बोहाइड्रेट जैसे बॉडी के अंदर बढ़ेंगे वो फैट की शक्ल इख्तियार करेंगे, फैट बढ़ने से मोटापा होगा। अक्सर पेशेंट हमारे पास नी रिप्लेसमेंट के ऐसे ही आते हैं कि जी आप डॉक्टर बोलते हैं अपना वजन कम करें। जी वजन कैसे कम करें, अभी तो वो चला फिरा नहीं जा रहा, घुटनों चला फिरा नहीं जा रहा, हमारा तरीका इलाज जिससे बिल्कुल ही डिफरेंट। अच्छा, मैं एक थ्योरी और भी है, मैं आगे चल के इसके ऊपर भी बात करूंगा। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ आ रहा है ना, इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे चल के हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। खाने से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम उसको गलत टाइम पे कंज्यूम करना है। खाना कोई गलत नहीं होता, लेकिन अगर आप सही टाइम पर उसको नहीं खाएंगे तो ये बनेगा आपके लिए प्रॉब्लम, और ये बन रहा है। अच्छा, एक और गेस्ट हमारे साथ उमर खान साहब जो हैं, जो कि खुद भी एक उमर खान एक हकीम भी हैं, रिसर्चर भी हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो उमर खान साहब को जो है वेलकम करूंगा। उमर, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उमर, तिब के शोबे से वाबस्तगी कितने अरसे से है और किस पे ज़्यादा फोकस है? जैसे हकीम साजिद इस्लाम है, ज़ियाबतीस के हवाले से, जोड़ों के दर्द के हवाले से, आपकी रिसर्च कहाँ तक पहुँची है और किस पे आपका जोर है? ज़रा इस पे बात हो जाए, फरमाइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा जो बचपन से था ना वो मेडिकल के ऊपर, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है ना वो मेडिकल फील्ड से वाबस्ता थे। ठीक है, तो वैसे आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा ताल्लुक है मर्दान से, 4 रोड मंगा बाजार में है अपना से। क्या बात, तारीखी जगह है, तीसरी ब्रांच वही है। अच्छा जी उमर साहब। तो वालिद साहब का बचपन से जो मेडिकल फील्ड से वाबस्ता थे और मैं भी उन्हीं के साथ काम कर रहा था। वेरी गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही इसी फील्ड में आते रहे। फिर 2020 में मैं इधर कराची में आना हुआ, तो इधर फिर जब मैंने देखा तो मैंने बोला यार ये तो कोई फील्ड है और जो परमानेंट इलाज होता है वो तिब के अंदर ही होता है। हमने देखा था जो मेडिकल फील्ड है वो सिर्फ टेम्परेरी के ऊपर उसके ऊपर इलाज होता है और मुकम्मल नहीं होता है, यानी फर्स्ट एड के लिए हम वो इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा जो परमानेंट ट्रीटमेंट है किसी भी बीमारी के, तो मैंने तिब के अंदर देखा, फिर मैं इसकी तरफ आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड अभी पेशेंट को देख रहे हैं। हम आगे अगर आपको बुलाएंगे तो आप आएंगे? जी जरूर, इंशाल्लाह। ठीक हो गया, ये बड़ी अच्छी बात है। मेरे साथ देखा आपने कि जो हिकमत है वो कम होती जा रही है, उसका रुझान कम होता जा रहा है और लोग मेडिकल ओके वक्त खत्म हो गया है। हमारा आपका क्वेश्चन आप एक जुमले में अगर इसका जवाब देना चाहें, क्योंकि क्वेश्चन आ गया। इसको बढ़ाने के लिए आप लोग की टीम क्या इक़दाम कर रही है? मुख्तसर इसके लिए तो जी हम कर रहे हैं और मुख्तलिफ चैनल के ऊपर हम बता भी रहे हैं और पेशेंट को भी अगर हम देखें ना तो वो उनकी रुझान भी उसी तरफ है। जो एक पेशेंट आता है वो तिब के अंदर उसका ट्रीटमेंट होता है मुकम्मल, तो फिर और लोगों को बुलाते हैं कि ये फील्ड सही है, आप इसी तरफ जाएं और इसी से अपना इलाज करवाएं। बिल्कुल ठीक है। उमर खान, थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए। मुख्तसर वक्त में जितनी भी बात हुई अच्छी बात हुई है, आगे भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर देंगे। साजिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए अपनी टीम के हमरा। साजिद साहब की जो पूरी टीम थी आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी। हमारा बहुत ही फायदेमंद गुफ्तगू रही है। बिल्कुल हमने काफ़ी वक्त खत्म हो गया, हेल्थ के हवाले से बात की, मगर वक्त की कमी की वजह से गुफ्तगू खत्म हुई, लेकिन बहुत अच्छी गुफ्तगू। सवालात इतने सारे थे कि मेरे ख्याल में सारे शामिल नहीं किए जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेल्थ, और ये सिलसिला जारी रहेगा। ये बता दें कि आगे इंशाल्लाह इस सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे। वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। ये आज हमारे प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की जाए। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने न सिर्फ प्रोग्राम देखा बल्कि साथ साथ सवालात भी भेजे और इसी तरह फीडबैक भी, और उन सवालात के जवाबात आगे हम अपने एपिसोड्स में बिल्कुल पूछेंगे अपने गेस्ट। ठीक है जी, तो यहाँ से आपसे इजाजत चाहेंगे। मंडे को इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। यासिर हुसैन, अम्मारा नदीम और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। वेकअप पाकिस्तान से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।